नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और आपके साथ मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज आपको हम उन तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। वो खबर जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती हैं। आज इस बुलेटिन की हम शुरुआत करने वाले एक ऐसी खबर के साथ जो आज दिन भर सांसदों के लिए, माननीयों के लिए एक बड़ा विवाद का वजह भविष्य के लिए बन गई है। एक ऐसी खबर जिससे पूरी संसद और सांसदों को तमाम सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत यानी हमारी संसद से ये खबर सीधे तौर पर जुड़ी है और सांसदों के बर्ताव से भी जुड़ी है। आज संसद के बाहर माननीयों में वो मल्ल युद्ध हुआ जिसमें संसद की मर्यादा बुरी तरह जख्मी हुई है। आज पहली खबर हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि कैसे संसद परिसर में अब की बार माननीय धक्का मार वाले मंजर देखने को मिला और यहां तक बात बढ़ गई कि मामला पुलिस थाने में पहुंच गया धक्का मुक्की की शिकायतें करने के लिए, हत्या की कोशिश की शिकायतों को लेकर। दूसरी बड़ी खबर में आपको संभल में हुए 46 साल पुराने दंगे के उस पीड़ित की कहानी सुनाएंगे जो तब 15 साल के थे और उनके सामने ही उनके पूरे परिवार को दंगाइयों ने मार डाला था। हम आपको दिखाएंगे कि संभल के सांसद पर कैसे एक बार फिर गाज गिरने वाली है और इस बार बिजली भी चमक रही है। तीसरी खबर मुंबई में कल हुए फेरी बोट के हादसे से जुड़ी हुई है जिसमें हादसों की कड़ियों को जोड़ने पर सवाल उठता है कि 13 लोगों की मौत के कितने गुनहगार हैं। और चौथी खबर क्रिकेट से जुड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वाले मैच वहां नहीं होंगे, यानी कि पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन जहां भी होंगे जीतेगा तो इंडिया ही, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं उस खबर की ओर जिस पर आज संसद में हंगामा ही हंगामा हुआ। संसद के अंदर तो नहीं, लेकिन संसद भवन परिसर में ये जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिलता रहा। संविधान पर बहस करते करते हमारी संसद आज धक्का मुक्की पर बहस करने लगी है। आज कई तस्वीरें ऐसी दिखी जो चुभने वाली थी। आज संसद की दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लेकर सवार माननीय दिखे। आज जख्मी सिर को पकड़कर घबराते और भागते माननीय दिखे। आज पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से ऐसे शब्द सुने गए जिसकी उम्मीद कम से कम किसी माननीय से तो नहीं की जा सकती। धक्का किसने और किसको मारा कब पता चल जाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो तस्वीरें देखी गई हैं और जो बयान सामने आए हैं उससे हम भारत के 140 करोड़ लोगों को धक्का जरूर लगा है। देखिए ये दिल को चुभने वाली रिपोर्ट। पूरे घमासान को समझने से पहले 4 बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर आपने। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। हर दिन वही उसी गेट में राहुल गांधी और उसके एमपी उसी गेट में खड़ा रहते हैं, दूसरा को आने जाने से रोकते हैं हर दिन। पहला बयान सांसद प्रताप सारंगी का जो घायल हो गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर आपने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून बह रहा है। Right. 27 सेकंड की इस तस्वीर के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूम रही है, लेकिन इसी से जुड़े एक और वीडियो को भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसी वीडियो में है आज का दूसरा बयान। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। और अब सुन लीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, यानी आज का तीसरा अहम बयान। पता नहीं आपके,
शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस इतनी सी बात थी। आइए आगे बढ़ने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को भी सुन लें। यानी हम जिन 4 अहम बयानों की बात कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में 3 बयानों के बाद आज का ये चौथा बयान। हर दिन वही उसी गेट में राहुल गांधी और उसके एमपी उसी गेट में खड़ा रहते हैं, दूसरा को आने जाने से रोकते हैं हर दिन। आज पहले बार एनडीए के सांसदों ने वही गेट में प्रोटेस्ट किया मकर द्वार पे। तो राहुल गांधी को हमारे सांसदों के बीच में घुस करके वहां धक्का मुक्की करने का क्या जरूरत है? चोट पहुंचाया, अगर हम भी करते तो क्या हाल होता? हमारा इतना संख्या है, अगर हम भी राहुल गांधी जैसे हाथ चलाते तो क्या परिस्थिति होता, आप समझ लीजिए। और इस पूरे मामले पर अभी अभी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में जो शिकायत दी गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो अब एफआईआर में तब्दील हो गई है। यानी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देश की संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर खास चर्चा का आयोजन हुआ था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद हो गया, जिस पर विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद से दोनों सदनों में बुधवार से हंगामा जारी है। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने आज विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और संसद भवन के मकर द्वार पर आमने सामने आ गए। जिन सांसदों को सदन के अंदर होना चाहिए था, वो छोटी सी जगह पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जो हुआ उसे पूरा का पूरा लोकतंत्र ये इतना कुछ कांग्रेस लोकतंत्र पर धब्बा बनी हुई है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा देते हो। इतना कौन सारंगी के सिर पर चोट लगी थी। बीजेपी सांसद रुमाल लगाकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। घायल प्रताप सारंगी बाहर आए तो राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोला, सुन लीजिए। सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। घायल सांसद मुकेश राजपूत को भी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकेश राजपूत बेहोश हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ गए थे। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों सांसदों का सीटी स्कैन और एमआरआई करवाया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
और प्रहलाद जोशी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हालचाल जाना। कांग्रेस ने भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी सांसद विपक्षी सांसदों को संसद में घुसने से रोक रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें मकर द्वार के पास धक्का दिया। खड़गे ने लिखा, मैं अपना संतुलन खो बैठा और मुझे मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे मेरे घुटनों में चोट लग गई, जिसका पहले ही ऑपरेशन हो चुका है। शाम होते होते दोनों पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे। पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। कुछ मान्य सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है, तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। ये कोई तरीके, आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है, ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप दिखाना चाहिए, बजाय के टीवी पे आके सीना जोरी करें। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और तस्वीर यादगार बन गई। लोकतंत्र के मंदिर में मकर द्वार की दीवार पर कई माननीय सवार दिखे। बीजेपी के 2 सांसदों को इस धक्का मुक्की में चोट लगी है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज उन दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत उन दोनों से मिलने के लिए पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और केंद्र के मंत्री अस्पताल पहुंचे। इस बीच बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी आज दर्ज करा दी है। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने और उकसाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने जिन धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है उनमें से एक हत्या की कोशिश का मामला भी है। शाम तक कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं आई जिससे पता चले कि असल में किसने किसे धक्का मारा या किस ने किस को धक्का मारा, लेकिन अलग अलग वीडियो जरूर आ गए। बीजेपी के निशिकांत दुबे प्रताप सारंगी का सिर अपने हाथों में थामे खड़े हैं। बगल में दूसरे कई सांसद भी हैं। तभी बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी को साथ लेकर आते हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है?
क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा He has pushed me. इतना कौन सा He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो। यानी सवाल अभी भी वही है, किसने किसे धक्का मारा। संसद के शीतकालीन सत्र में इतनी गर्मी कभी नहीं दिखी। हर नेता, हर सांसद, हर मंत्री की जुबान अब की बार धक्का मार हो गई। जरा सुनिए किरेन रिजिजू ने क्या कहा। आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की सफाई को बीजेपी खारिज कर रही है और झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, हर रोज ये खड़े होते। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा ऐसे मार के वो चले गए। और जब उन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया, इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। दोनों ओर से एक जैसे आरोप लगते रहे, दोनों पक्ष एक दूसरे को एक जैसी उपाधियां देते रहे। मिसाल के तौर पर गिरिराज सिंह ने जो शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया, वही शब्द सुरजेवाला ने बीजेपी के लिए। ये लोकसभा परिसर में आज एक काला अध्याय शुरू हुआ है और वो कांग्रेस के नेतृत्व, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रताप सारंगी को धक्का देने का काम किया, जो वो गिर गए और उन बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी है, अराजकता है। राहुल गांधी अब सदन के अंदर और सदन के बाहर गुंडागर्दी, अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के 75 साल के इतिहास में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की खिल्ली और मजाक उड़ाने का साहस कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस सब के विरोध में कल से विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और पूरे देश में संसद के बाहर चल रहा है। भाजपा विचलित है, खुद प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। इस राजनीतिक धक्का मुक्की के बीच राहुल गांधी पर एक और आरोप लग गया। बीजेपी की सांसद फानोन कोन्याक ने क्या कहा, जरा सुनिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर फानोन का जिक्र किया और राहुल गांधी से कड़े सवाल किए। राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
वो आराम से आए, नीचे से ऊपर जा रहे थे, अंतिम सीढ़ी तक जब पहुंचे और उन्होंने जब ये देखा कि किसी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, तो उन्होंने खुद जाके वहां धक्का मारा। 3 हमारे सांसद गिर गए। उस पर मुकदमा होना चाहिए और उसको जेल होना चाहिए। बात यही है कि ये सारा का सारा जो आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। इस बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल में हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने किस तरीके से संसद में आज वो कुछ हुआ। संसद का ये सत्र कल खत्म होना है, लेकिन उसके पहले आज जो कुछ देखा गया उससे वाकई में पूरा का पूरा लोकतंत्र और जो संसदीय परंपरा है उसको बहुत धक्का लगा है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं एस फनोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये मामला भी आज राज्यसभा में इस धक्का मुक्की के एपिसोड के बाद उठा है। आपको दिखाते हैं कि इस चिट्ठी में माननीय सांसद ने क्या लिखा है। कोन्याक लिखती हैं कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध में भाग लेने के लिए खड़ी थी। मैं मकर द्वार की सीढ़ियों के नीचे हाथ में तख्ती लेकर खड़ी थी। अचानक राहुल गांधी दूसरे सांसदों के साथ मेरे सामने आए। कोन्याक का कहना है कि राहुल गांधी वहां तैयार किए गए दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे। आगे वो कहती हैं कि राहुल गांधी ने चिल्लाते हुए मेरे साथ बदसलूकी की। वो मेरे इतने करीब थे कि एक महिला होने के नाते मैं असहज महसूस करने लगी। मैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, नागालैंड से हूँ, महिला सदस्य हूँ। राहुल गांधी ने मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी की सांसद ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर और बड़े इल्जाम इस चिट्ठी में लगाए हैं। बाद में चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मामला सदन में उठाया और कहा कि वो इस मामले में आगे की पड़ताल करेंगे। राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने और बीजेपी के साथ वाले तमाम दलों के सांसदों ने। लेकिन पलटकर कांग्रेस पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके अध्यक्ष, जिनकी उम्र 84 साल है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। वो ज़मीन पर बैठ गए, उनके घुटने में चोट लगी। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कहा कि एक सीपीएम के सांसद को धक्का लगा और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर गिर गए। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बड़ा और गंभीर जांच का विषय है। संसद में चारों तरफ ये नया भवन बना है, नया परिसर है। देश की सबसे सुरक्षित और सिक्योर बिल्डिंग्स में से संसद भवन परिसर है। सब तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तमाम माननीय सांसदों के हाथ में अपने अपने मोबाइल फ़ोन थे। वहाँ मीडिया मौजूद था क्योंकि विरोध प्रदर्शन चल रहा था। फुटेज की कमी नहीं होगी। फुटेज से साफ हो सकता है कि दरअसल पूरा बवाल क्यों मचा। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि इस पूरे संसद भवन परिसर के सर्वे सर्वा होते हैं, लोकसभा स्पीकर के तहत संसद की सुरक्षा आती है। अब उनको जांच कराकर ये तय करना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक महाभारत संसद में मची है तो दूसरी महाभारत संभल में। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के समय वहां के सांसद जौहर रहमान पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा, तो वहीं अब बिजली चोरी का भी आरोप लगने लगा है। वो खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले संभल में हाल में मिले प्राचीन महादेव मंदिर की बात करते हैं, जहां राजस्व विभाग की टीम पैमाइश के लिए पहुंच गई। एनडीटीवी की टीम आज संभल के हर मोर्चे पर मौजूद थी। हमारी टीम को 1978 के दंगों के वो पीड़ित मिले जिनकी कहानी से आपका कलेजा कांप जाएगा। देखिए संभल से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। जब संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची, जब मुस्लिम बहुल इलाके में 3 दिन के अंतराल में 2 पुराने मंदिर मिले और जब मस्जिद की छत से
बिजली चोरी वाली घटनाएं सामने आने लगी। कमाल देखिए कि इन तीनों घटनाओं में एक चेहरा जुड़ता है जिसका नाम है जियाउर रहमान बर्क। जामा मस्जिद सर्वे के बाद बर्क पर हिंसक साजिश का आरोप लगा। मस्जिद वाले इलाके में मंदिर मिलने के बाद भी सवाल उठा और अब तक उनके घर में ही बिजली चोरी का आरोप लगा है। बर्क पर बिजली चोरी वाले आरोपों पर बात करने से पहले आपको ले चलते हैं संभल के प्राचीन महादेव मंदिर में, जहां राजस्व विभाग की टीम पहुंची और मंदिर में पैमाइश की। एएसआई वाली टीम भी आने वाली है। यही वो कुआं भी है जिसकी कड़ियां 1978 के दंगों से जुड़ती हैं। ये मंदिर के बगल में एक कुआं है और ये कुआं भी बिल्कुल इस पर कब्जा था। इसको खोदा गया दोबारा से 17 फुट के करीब खुदाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर 3 मूर्तियाँ मिली जो खंडित थीं, उनको निकाला गया है। अब एएसआई द्वारा उन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग होगी, जिससे ये मालूम चल पाएगा कि मूर्तियाँ कितनी पुरानी हैं, ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो ये कुआं यहाँ पर जो है खोदा गया है और जब एएसआई की टीम यहाँ पर आएगी तो कुएं की भी जांच करेगी। इसके अलावा कई और कुएं भी, करीब 19 स्तूप जो हैं, जो कूप हैं, वो संभल के अंदर हैं, जिनमें खुदाई का जो काम है वो चल रहा है। तो यहाँ तमाम जो लोग रहने वाले हैं यहाँ के संभल के, उनकी पुरानी जो यादें हैं वो एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं कि किस तरह से उनको 1978 में दंगे हुए थे तो किस तरह से हिंदू समुदाय के लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था, उनके मंदिरों पर कब्जा हुआ और करीब 46 साल बाद ये मंदिर जो है दोबारा से खोला गया है, कपाट खोले गए हैं और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने भी आ रहे हैं। 1978 के दंगे के बाद संभल में प्राचीन महादेव मंदिर बंद हो गया था। 46 सालों से वक्त की धूल इस मंदिर की दीवारों पर जमी थी, जिसको हटाने के लिए अब उस दंगे की सच्चाई भी सामने आने लगी। मंदिर के दर्शन करने आए रवि गोयल की आंखों के सामने वो दिन घूम जाते हैं जब यहाँ दंगे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा था। बात कर रहे हैं 1978 के दंगे की पर्टिकुलर उस दिन की। तो आप फिर भाग के कहाँ गए यहाँ से? भाग के उधर को, अपने घर को, हमारा उधर की मकान सेफ भाग गए साहब, छोड़ छाड़ के। यहाँ के तमाम जो मंदिर हैं, चाहे ये मंदिर हो या दूसरे मंदिर हो, इन पर फिर उसी समय कब्जा कर लिया गया या आसपास लोगों ने? धीरे धीरे कब्जा हुआ, उस समय तो नहीं हुआ। संभल के बनिया मोहल्ले में 1978 में हुए दंगों में काफी लोग मारे गए। उसमें 184 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इलाके में इतनी दहशत थी कि लोग रातों रात अपना घर बेचकर भागने को मजबूर हो गए। एनडीटीवी ने उस शख्स से बात की जिन्होंने अपने परिजनों को उस दंगे में खो दिया। उस वक्त बनवारी लाल एंड सन्स फर्म के मालिक बनवारी लाल गोयल, उनके भाई समेत 25 लोगों को फर्म के अंदर ही जलाकर मार दिया गया। उनके बेटे विनीत गोयल को वो दिन आज भी याद है। तब वो 15 साल के थे। मेरी उम्र उस समय 15.5 साल थी और मेरे पिता की आयु 51 वर्ष थी। और मतलब जो किसी को सजा हुई इस केस में? किसी को सजा नहीं हुई। मेरे कजिन थे श्री ओम प्रकाश गर्ग एडवोकेट, उन्होंने उस केस को बहुत उससे लड़ा निर्भीकता के साथ, लेकिन दुर्भाग्यवश 92-93 में उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद इस केस में मुसलमानों द्वारा भी प्रेशर डालना जारी रहा कि इसको कंप्रोमाइज़ करो, ख़त्म करो, ये करो। और जो गवाह और थे भी, वो भी डर की वजह से आगे नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे ये केस जो है वो ख़त्म हो गया। हालांकि जज ने भी उसके ऊपर बहुत वैसी टिप्पणी करी थी कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं इस तरीके के केस को मुझे बंद करना पड़ रहा है। योगी सरकार ने फिर से वो फाइल खोल दी है जिसमें 1978 के दंगों के जख्म दर्ज हैं। संभल से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संभल के ही समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क। उनको संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। एक तरफ संभल में माहौल बिगाड़ने का आरोप अदालतों तक उनका पीछा कर रहा है, तो वहीं एक और मामला उनके खिलाफ अब खुल गया है। संभल में सांसद महोदय के घर में बिजली चोरी का मामला सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए संभल से मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने के आरोपों का झटका लग ही रहा था कि एक झटका बिजली का लग गया। उनके खिलाफ एक फाइल और खुल गई है और वो है बिजली चोरी की। तो उनके परिसर पे जो है लोड चेक किया, क्योंकि माननीय सांसद जी के घर पर हम लोगों ने 2 दिन पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया, तो उसमें खपत ज़्यादा था और डिमांड भी अधिक है। और विगत 6 महीने का इनका बिल जो है 0 यूनिट का था, जिसके आधार पर हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था। आज परिसर पर लोड चेक किया गया तो कुल 16.5 किलोवाट का लोड था। अच्छा सर, जो स्मार्ट मीटर लगाए थे और उसके पहले जो मीटर लगे थे, जो आप बता रहे हैं, क्या उन मीटरों में टेम्परिंग हुई थी? पुराने मीटरों में टेम्परिंग थी जो है, जो कि हमारा रिपोर्ट में आया, उसी के आधार पर FIR की गई। दीपासराय इलाके में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की टीम। उन्होंने पाया कि जितने इलेक्ट्रिक उपकरण घर में है, उसके हिसाब से मीटर में रीडिंग कम आ रही है। बर्क के घर में बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट का लिया गया है, जबकि 16.5 किलोवाट का लोड था। बर्क के घर में 14 पंखे, 28 LED बल्ब, 2 टीवी, 3 एग्जॉस्ट फैन, 3 फ्रिज, 1 गीजर, 1 कॉफी मेकर, 1 माइक्रोवेव ओवन और 3 स्प्लिट AC लगे हैं। जियाउर रहमान बर्क परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि घर में 2-2 किलोवाट के 2 बिजली मीटर लगे हैं। इसके अलावा 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है और 5 किलोवाट का जनरेटर घर में लगा है। कहना ये है कि जो मीडिया है वो आम लोगों की जो बातचीत है, जो उनकी बात है, उसको नहीं रख रही है। फिलहाल यहाँ पर संभल पुलिस के साथ में जो बिजली विभाग की टीम हो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जांच की है। और एलिगेशन ये है कि जो सांसद महोदय हैं, उनके घर में बिजली चोरी हो रही है। फिलहाल संभल में अलग अलग जो मामले हैं, चाहे वो मंदिर मिलने का मामला हो, मस्जिद में हिंसा का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो है लगातार कोई ना कोई जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अभी बर्क एक तरफ हिंसा वाले मामले में फंसे हैं तो दूसरी तरफ बिजली वाले मामले में भी फंसते दिख रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान और उनके पिता पर 2 अलग अलग केस दर्ज हैं। सांसद पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है, वहीं उनके पिता पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ। बर्क के घर बिजली जांच के लिए गए अधिकारियों का कहना है कि सांसद के पिता ने उनको धमकी दी। जब हमने परिसर में अपने जो नॉर्मल उनके विद्युत उपकरण है, जब उनको चेक कर रहे थे, तो उसी समय जो है जो अपने माननीय सांसद जी हैं, उनके जो है फादर के ने बोल दिया था कि तुम लोग भी इंसल्ट कर रहे हो और आगे जो है तुम हमारी वीडियो बना रहे हो, तुम्हारी भी वीडियो बन रही है। अच्छा, अब सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ कर देंगे। एक आवाज़ हम देंगे तो अभी पूरा दीपासराय यहीं खड़ा होगा और आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम आपकी बना रहे हैं, आप लोगों की भी FIR कराएंगे। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उनके सामने अदालती चक्करों का खतरा मंडरा रहा है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि अधिकारी जरा संभल कर रहें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिन लोगों के इशारे पे ये काम हो रहा है, उनसे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, साहिल लुधियानवी की 2 लाइनें हैं कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि पता नहीं कब वक्त बदल जाए और कब इन्हें जेल जाना पड़े। समाजवादी पार्टी की धमकी के बाद ये साफ दिखता है कि बर्क की बढ़ती मुसीबतों पर संभल का राजनीतिक घमासान और बढ़ सकता है। संभल से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में क्या ताज़ा स्थिति है, आई जानने के लिए चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो इस वक्त संभल में ही मौजूद हैं। मुकेश, पहला सवाल तो यही, और जल्दी से बताइएगा कि क्या जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी दिख रही है क्या? मुकेश, क्या आप सुन रहे हैं? मुकेश सिंह सेंगर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुकेश सेंगर संभल में मौजूद हैं। संभल में उपचुनाव हुआ, संभल में उसके बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ,
मस्जिद के सर्वे को लेकर और उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में भी सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम था। आपके सामने स्क्रीन पर है जियाउर रहमान बर्क, जो कि काले रंग की टोपी में काली सदरी में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अब बिजली चोरी का मामला भी उनके नाम पर एफआईआर हो गई है। मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम जल्दी से जानना चाहेंगे कि क्या जियाउर रहमान बर्क पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, क्या गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए, बिल्कुल जो जियाउर रहमान बर्क हैं, जो कि संबंधित सांसद हैं, उनके खिलाफ क्योंकि एक मामला पहले से दर्ज है, जो हिंसा हुई थी वो मामला पहले से दर्ज है और उनके खिलाफ अब एक दूसरा मामला दर्ज हो गया है, वो बिजली चोरी का है। तो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अप्लाई भी किया है, हालांकि वहां पर सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच उनके पिता पर भी एक एफआईआर हो गई है धमकी देने की। तो लगातार उनके खिलाफ जो पुलिस का शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि न सिर्फ हिंसा बल्कि उसके पहले से भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब जो टीम तैयार गई थी, उस टीम को धमकाने का वीडियो एक अहम सबूत इस पूरे मामले में। तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार जो है वो लटकी हुई है। चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच मुकेश, वहाँ से आपने रिपोर्ट फाइल की, इसलिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई के समंदर में कल एक फेरी बोट के डूबने से 14 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए। प्रशासन ने मुआवजाओं का भी ऐलान कर दिया, संवेदना भी जता दी। लेकिन उससे आगे क्या? जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है। मुंबई बोट हादसे में भी ये सवाल उठ रहा है कि 14 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के कितने गुनहगार हैं। इसको समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी पारस दामा की ये रिपोर्ट। चारों तरफ समंदर, उसकी अटखेलियां करती लहरें और उन लहरों पर इठलाती हुई चलती फेरी बोट। कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए ही 111 लोग बुधवार को मुंबई के पास समंदर में उतरे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत भी अंगड़ाई ले रही है। बीच समंदर में फेरी वाली बोट से एक नेवी स्पीड बोट आ टकराई, जिसके बाद फेरी बोट समुद्र में डूबने लगी। नतीजा यह हुआ कि 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोलाबा पुलिस स्टेशन येथे काल रात्री कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। 3/14 को नीलकमल बोट निकली थी और 3/44 को हादसा हुआ। 13 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। हमने स्पीड बोट के ड्राइवर और जो और लोग भी स्पीड बोट पर सवार थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बोट साधारणपणे उनमें से ही एक मुंबई के गोवंडी इलाके में रहने वाले दीपचंद वाघचोरे भी थे, जो प्लम्बर का काम करते थे। उनकी बेटी तन्वी ने शाम तक अपने पिता को नहीं देखा तो पुलिस थाने पहुंचे। वहां पता चला कि समंदर में डूबी फेरी बोट में तन्वी के पिता की जिंदगी और तन्वी की सारी आशाएं भी डूब गईं। घर में कमाने वाले कोई और थे? सिर्फ पापा ही थे। कैसे गुजारा होगा? एक तरफ मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र ने, उन्होंने 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो तो दिया है, मगर किस तरीके से गुजारा होगा? मतलब उन लोगों ने जो जिन की डेथ हुए उन सब के लिए ऐसा गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ तो करना चाहिए। नेवी वाले ने लेना ही गलती तो नेवी की ही थी ना। मुंबई बोट हादसे में कितने ही परिवार उजड़ गए। उनमें ही नासिक जिले के पिंपल गांव के अहिर दंपति के साथ एक बच्चे की भी मौत हो गई। पिंपल गांव के राकेश नाना अहिर 2 दिन पहले इलाज के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई गए थे। शाम को समुद्री सफारी का आनंद लेने निकले थे, लेकिन नौसेना की स्पीड बोट के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अहिर परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। उस वक्त बोट पर सवार दिनेश अडगणे खुशकिस्मत थे जो इस हादसे में बच गए। काय नाही, आम्ही गेट ऑफ इंडियावरून
हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया से टिकट ली थी बोट की। हम लोग 8 लोग थे। हम लोग 3 बजे बोट पर बैठे और 40 मिनट तक बोट में थे। तब एक सफेद स्पीड बोट आई तेजी से और हमारे बोट को टक्कर मारी। जैसे ही टक्कर हुई, टक्कर इतनी जोर की थी कि हम वहीं गिर गए। स्पीड बोट में जो आरके व्यक्ति था वो हमारी बोट पर आकर गिर गया और उसकी हालत बेहद खराब थी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो स्पीड बोट पर था वो वहीं लटक गया। वहीं 5 मिनट बाद हमारी बोट से आवाज आई कि लाइफ जैकेट पहनो। उसके बाद सबको लाइफ जैकेट दिए गए और पहनने के लिए कहा गया। बाद में थोड़ी देर में बोट पूरी तरह डूब गई। हादसे से पहले किसी ने भी बोट पर लाइफ जैकेट नहीं पहना था। हमको यह लगा ही नहीं था कि हम बचेंगे। हम लोग जब डूब रहे थे तब हम मदद मांग रहे थे आजू बाजू की बोट से, मगर उन्होंने इग्नोर किया। मगर कुछ ही समय में 2 से 3 बोटें आई जिन्होंने लोगों को बचाना शुरू किया। हमारे परिवार के सारे लोग ठीक हैं। इतने बड़े हादसे में जांच तो हो रही है, लेकिन इस जांच के साथ कुछ अहम सवाल उठते हैं। जब बोट की क्षमता 90 लोगों की थी तो 111 लोगों को क्यों बैठाया गया था? जब लाइफ जैकेट 90 लोगों के लिए ही थी तो 21 लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली गई? और नेवी की स्पीड बोट की इंजन टेस्टिंग समुद्र में किसी खुली जगह पर क्यों नहीं की गई? इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 13 लोग जान से हाथ धो बैठे। 1-2 सीटा फक्त बाकी होत्या। बोट फुल हो गई थी, सिर्फ 2-3 जगह बाकी थी। 30 मिनट बाद एक बोट आई और हमारी बोट को टक्कर मार दी। स्पीड बोट का ड्राइवर हनारी बोट पर आकर गिरा और उसकी मौत हो गई। हमारी बोट उस समय डूब रही थी। मेरे सामने कुछ लोग बोट से गिरे। लोग चिल्ला रहे थे कि हमको बचाएं, मगर कोई 30 मिनट तक बचाने नहीं आया। 30 मिनट बाद एक बोट आई जिसने हमें बचाया। हादसे के समय किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। जब बोट डूब रही थी तब हमको कहा गया कि जैकेट पहनो। बोट में बैठते समय किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। प्रशासन की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मुंबई की कोलाबा पुलिस ने अब तक 9 लोगों का बयान भी दर्ज किया है, लेकिन सवाल है कि मुआवजे और जांच से ही बात बन जाएगी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुए बोट हादसे में 13 लोगों की मौत ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। नेवी की स्पीड बोट जब फेरी से टकराई उस समय क्या नेवी की स्पीड बोट में कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई ह्यूमन एरर था? वहीं जो यात्रियों से भरी फेरी बोट थी उसमें लोगों की सुरक्षा के लिए सारे मापदंड अपनाए गए थे या फिर नहीं? अब इन सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस खोजने की कोशिश में है। मुंबई से कैमरामैन जितेंद्र वाघमारे के साथ पारसनामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब 8 हफ्ते का समय दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से यह कहते हुए समय मांगा था कि यूके सरकार से संपर्क कर स्टेटस मांगा गया है। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। कोर्ट ने अगली तारीख 8 हफ्ते बाद की तय कर दी है। राहुल गांधी पर आज मुसीबतों का पहाड़ है। एफआईआर दर्ज हुई है धक्का मुक्की मामले में और अब ये मामला भी आगे बढ़ता हुआ नागरिकता वाला। और अब आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी मैच को लेकर भारत की हुई जीत। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा फैसला आईसीसी ने ले लिया है। बीसीसीआई की ये बात आखिरकार आईसीसी ने मान ली कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी कुछ शर्तें आईसीसी से मनवा ली हैं और दोनों टीमों के बीच 2027 तक होने वाले मैचों को लेकर एक फॉर्मूला भी आईसीसी ने निकाला है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाला 8 देशों का एलीट टूर्नामेंट अब हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अपने सारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो मैच भी न्यूट्रल वेन्यू संभवतः यूएई में खेले जाएंगे। एक मौका ये भी आया जब आईसीसी ने कहा कि या तो हाइब्रिड मॉडल पर मैच होंगे या चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा।
लंबे समय से इसे लेकर ऊहापोह की हालत बनी रही। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए टूर्नामेंट का रास्ता उतार चढ़ाव बढ़ रहा। 16 नवंबर 2021 को आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तय की गई। 8 टीमों के बीच 15 मैच के टूर्नामेंट की तारीखें अब भी नहीं तय हैं। पिछले महीने बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया कि सुरक्षा वजहों से पाकिस्तान नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट के आयोजन की शर्तें रखी। पीसीबी, पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटरों ने इस पर बवाल किया। दिसंबर 2025 आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की सहमति से मुहर लगाई। 2024 और 2027 तक भारत पाकिस्तान वाले टूर्नामेंट अब हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। माना जा रहा है कि आईसीसी इस फैसले पर बोर्ड की वोटिंग के जरिए पहुंचा है, जिसमें तय हो गया कि भारत अपने सारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो इसका आयोजन भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान ये मनवाने में कामयाब रहा कि 2025 में भारत में होने वाला महिला वनडे वर्ल्ड कप और भारत श्रीलंका के बीच 2026 में होने वाला पुरुष T20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। ये फॉर्मूला अगले साइकिल में 2028 में पाकिस्तान में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप पर भी लागू हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान देश के हाथों में होगा, जिस पर आईसीसी की मुहर लगनी जरूरी होगी। हालांकि पाकिस्तान इस मीटिंग में शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे इसके लिए तैयार होना पड़ा। माना यह भी जा रहा है कि दोनों ही देशों की सरकारों ने इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी है। आईसीसी के फैसले से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने राहत की सांस ली है। इतना जरूर है कि भारत और पाकिस्तान में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी एक दूसरे के देशों में जाकर या अपने देशों में स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकेंगे। अगर उन्हें मैच देखना है तो उन्हें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाना होगा और उसके लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी होगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं तो मोटी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहिए। खबरों में आज मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।